इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इतना ही नहीं, इन 6 टॉपिक के हम 14 क्वेश्चन को आंसर के साथ समझने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उन 6 टॉपिक में आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिंथेसिस, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, और इन 6 टॉपिक के हम 14 क्वेश्चन को आंसर के साथ हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड वीडियो है और इससे आपके जो ये 6 टॉपिक है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सी सैड रमन सैंग एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन। ठीक है, तो उसने कहा, रमन ने गाना गाया एंड दिनेश ने कार्यक्रम में नाचा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सी सैड रमन सैंग एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन। उसने कहा, रमन ने कार्यक्रम में गाना गाया और दिनेश ने डांस किया। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है उसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए, रमन सैंग, ये सिंग का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म का यूज हम किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब अगर आपका डायरेक्ट में रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सी सैड के स्थान पर हम लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, सी टोल्ड। अब देखिए, बीच में हम लगाएंगे दैट, क्योंकि आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें दैट का यूज होगा, कंजक्शन। ठीक है, अब लिखेंगे रमन, तो रमन को हम रमन ही लिखेंगे। अब यहां पर चूंकि आपका ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सिंग का सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। ठीक है, संग। एंड दिनेश डांस्ड का थर्ड फॉर्म भी डांस्ड ही होगा। ठीक है, तो डांस्ड इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ऊपर रिपोर्टेड क्लास, वहां पर नीचे जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपका सेम यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड है, हर फादर सैड टू मी, डू यू नो वेयर प्रेम इज। यानी कि उसके पिताजी ने मुझसे कहा, क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहाँ है। देखिए, यहां पर आप ये मत समझिएगा कि कहाँ पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं है, यहां पर आपका डू आगे है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहाँ है, तो यहां पर वेयर का मतलब होगा कि कहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होगा, कि कहाँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हर फादर, हर फादर। अब चूंकि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे है और इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो यहां पर सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो आस्क्ड लिख देंगे, फिर मी लिखेंगे। अब यहां पर ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, हम दैट का यूज नहीं करते बल्कि इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो इफ, अब देखिए यहां से हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो यू है सेकंड पर्सन का अपना बदलेगा मी से, मी के लिए हम आई का यूज करेंगे। ठीक है, आई। अब चूंकि डू है, डू किस में लगता है, कौन सा टेंस है बताइए, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर नीचे जब हम बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड क्लास है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर फादर आस्क्ड मी इफ आई। अब यहां पर क्या लिखेंगे, नो का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। व्हेयर को हम व्हेयर ही रहने देंगे, प्रेम का हम प्रेम रहने देंगे। ठीक है, प्रेम इज का हो जाएगा वाज। बस ये आपका ये चेंज हो चुका है इनडायरेक्ट में। सिर्फ आपको इतना चेंजेस करना है, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना है, हमने आस्क्ड का यूज किया। मी इफ,
यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज नहीं करते इंट्रोगेटिव में, इफ या वेदर का यूज करते हैं। बाकी यू बदलेगा मी से, इसके लिए आई का यूज करेंगे, आई न्यू वेयर प्रेम वाज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये नो का सेकंड फॉर्म है। चूंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो हमने यहाँ पर न्यू लिखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, बट उनका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, यानी कि राम हमारे क्लास का मॉनिटर है। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि वह कक्षा में प्रथम आता है, वह क्लास में प्रथम आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बट इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे राम, फिर उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है वो मॉनिटर है, तो द मॉनिटर ऑफ, ठीक है, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर क्लास, ठीक है। फिर से कॉमा लगाएंगे, अब लिख देंगे स्टैंड्स फर्स्ट, स्टैंड्स फर्स्ट, ठीक है। ये आपका सिंथेसिस तैयार हो चुका है और ये सिंपल सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है, लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो सेंटेंस थे, राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, यहाँ एक सेंटेंस फुल स्टॉप है, ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ एक सेंटेंस। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, राम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास स्टैंड्स फर्स्ट, यानी कि राम हमारे क्लास का मॉनिटर कक्षा में प्रथम आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा मयूरी फ्लेड अबे, मयूरी भाग गई, ठीक है। सी हैड सीन ये कैट, उसने एक बिल्ली को देखा। तो देखिए, मयूरी भाग गई, उसने एक बिल्ली को देखा। तो मयूरी जो है ये एक जानवर है, ठीक है। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बट इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे मयूरी, मयूरी फ्लेड अबे, फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। फ्लेड अबे बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज हमने लगा दिया, अभी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। सी हैड सीन ये कैट, सीन ये कैट। तो मयूरी भाग गई क्योंकि उसने एक बिल्ली को देखा था, ठीक है, या मयूरी भाग गई क्योंकि उसने एक बिल्ली देखी थी, ठीक है। तो ये आपका सिंथेसिस बन चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी मीनिंग है, बट हमने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है और ये वाला सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। जैसे आपका ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ गलती होगी, कुछ मिस्टेक होगी, उसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है, करेक्शन करना है उसमें। जैसे देखिए, प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल ऑफ योर पब्लिकेशंस, यानी कि कृपया मुझे अपने प्रकाशनों के विवरण के बारे में सूचित करें, ठीक है। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, द डिटेल का मतलब विवरण, ऑफ योर पब्लिकेशन अपनी प्रकाशकों के, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती है छोटी सी, प्लीज इन्फॉर्म मी, प्लीज इन्फॉर्म मी, बीच में हमें लगा देना है अबाउट, अबाउट द डिटेल्स, ठीक है, अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस, ऑफ योर पब्लिकेशंस, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन, यानी कि कृपया मुझे अपने प्रकाशकों के विवरण, प्रकाशनों के विवरण के बारे में सूचित करें। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी गलती थी, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, ठीक है। तो अबाउट आपको लगा देना है बस। नेक्स्ट हमारा है सिंटैक्स, पुल द चैन, पुल चैन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन, यानी कि ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचो। पुल चैन, पुल का मतलब खींचना, तो ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचो। तो यहाँ पर एक गलती है, पुल लिखने के बाद आपको द लगा देना है सिर्फ, ठीक है। पुल द चैन टू, स्टॉपिंग के स्थान पर आपको स्टॉप लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव हमने बना दिया है, ठीक है। टू स्टॉप द ट्रेन, द ट्रेन, अब ये आपका सही होगा। इसका अर्थ होगा ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचो, पुल द चैन टू स्टॉप द ट्रेन, यानी कि ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचो, ठीक है। ये आपका जीरंड हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सिंटैक्स सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड रहना चाहिए, यहाँ पर मैंने ऑफ लिख दिया, ठीक है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब आपको समझ में आ चुका होगा हमें इसमें करना क्या है। देखिए, हमें दिया गया टू गेट ओवर।
अब सबसे पहले इसका हमें मीनिंग लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है। यानी कि पहले मीनिंग लिख दीजिए, उसके बाद में आप इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो टू गेट ओवर को हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। टू गेट विक्ट्री, इसका मीनिंग भी हम इंग्लिश में लिखेंगे। टू गेट विक्ट्री, इसका मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। टू गेट विक्ट्री, तो टू गेट ओवर का मीनिंग होगा टू गेट विक्ट्री, यानी कि विजय पाना। जैसे हमने हिंदी में लिखा था कि ईद का चांद होना, ठीक है, यानी कि अर्थ लिखा था बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वैसे इंग्लिश में हम लिखेंगे टू गेट ओवर का जो मीनिंग वो टू गेट विक्ट्री, यानी कि विजय पाना। तो हम लिखेंगे हैविंग पैशंस, having passions you can get over your misfortune, यू कैन गेट ओवर योर मिसफॉर्च्यून। गेट ओवर का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। तो देखिए हमने इस सेंटेंस में गेट ओवर जो है यूज कर दिया है, गेट ओवर, ठीक है। तो वही हमें यूज करना जो क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हैविंग पैशंस यू कैन गेट ओवर योर मिसफॉर्च्यून, यानी कि धैर्य रखने से आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग पैशंस यानी कि धैर्य रखने के बाद यू कैन गेट ओवर, आप विजय पा सकते हैं योर मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य पर। तो धैर्य रखने से आप अपने दुर्भाग्य पर विजय पा सकते हैं, ठीक है, यानी कि मिसफॉर्च्यून पर। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का हो जाएगा आपका मीनिंग टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टू टेक केयर ऑफ। तो देखिए इसका हम कैसे करेंगे वाक्य प्रयोग, तो लिखेंगे द पेरेंट्स लुक आफ्टर। देखिए हमने लुक आफ्टर यूज कर दिया, यही आपको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन वेल, ठीक है, यानी कि द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन वेल, यानी कि माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल करते हैं। तो लुक आफ्टर हमने यूज कर दिया इसमें, यानी कि देखभाल करना, ठीक है। तो माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल करते हैं। बस समझ में आ गया? ऐसे ही आपको मीनिंग लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो जैसे आपका ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार का बेईमान, वैसे इसमें आपको लिखना है। फर्स्ट है मेरिट। अब मेरिट का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताइए डीमेरिट। डीमेरिट का मतलब होता है कमी या अयोग्यता, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। ऐसे सेकंड देखिए ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा जा सके, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। तो ओपेक्यू का मतलब अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। थर्ड देखिए रॉ। रॉ का मतलब कच्चा, रॉ मैंगो, कच्चा आम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइप। राइप का मतलब पका, ठीक है। राइप का मतलब क्या होगा? पका हुआ। तो रॉ का हो जाएगा राइप, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। ये आपको समझ में आ चुका होगा, इसका मतलब पका हुआ। अच्छा 6 नंबर देखिए, हमारा लास्ट वन टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द, ठीक है। यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे, उनका अर्थ सेम होगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु या सज्जन, ठीक है। इसका हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब भी होता है दयालु या सज्जन। तो देखिए दोनों के अर्थ तो समान है लेकिन वर्ड अलग अलग है, तो इन्हीं को हम कहते हैं सिनोनिम्स। सेकंड देखिए रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, तो इसका हो जाएगा आंसर। आंसर का मतलब भी होता है उत्तर देना, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, तो इसका हो जाएगा लीज। लीज का मतलब भी होता है किराया। तो ये होंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स, जिनके वर्ड अलग अलग होंगे लेकिन इनका मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। तो आई होप कि आपको ये 6 टॉपिक्स के 14 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कितना अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।